हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम अध्याय 13 के बारे में पढ़ेंगे, विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है और प्रश्न बनते हैं। और अगर आपको मेरी जो बातें हैं उस पर यकीन नहीं होता है, प्रश्नों को देखिए, पुराने पेपर्स को देखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, और आपके सिलेबस में हिंदी के बारे में बात की गई है ना, अगर हिंदी है सिलेबस में तो आपको ये सभी पढ़ने होंगे। ठीक है, नो डाउट कि मैं ये छोड़ दूँ या वो छोड़ दूँ, नहीं, आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये बुक बहुत बेहतरीन है और प्रश्न देखने को मिलते भी हैं। और अभी तक जो मैं 12 लेसन्स करा चुकी हूँ, अभी अध्याय 12 हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि पुराने एग्जाम्स में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो बड़े इत्मीनान के साथ में और बड़ी समझदारी के साथ में इनको पढ़ते रहिए। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सेशंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं विराम चिन्ह के बारे में। ये देखिए, विराम चिन्ह। ठीक है, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। क्या होगा विराम का शाब्दिक अर्थ? ठहराव या रुकना। ठीक है, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? विराम चिन्ह कहलाएंगे। ठीक है, यदि हम कंटिन्यूस नॉन स्टॉप बोले ही जाएं या लिखे ही जाएं, ना उसमें हमारे भाव स्पष्ट हो रहे हैं, ना समझ में आ रहा है कि कहाँ पर ये पॉज कर रहे हैं, कहाँ पर ये रुक रहे हैं, ठीक है, ना समझ में आ रहा है प्रश्न कहाँ किया जा रहा है, तो ऐसे इसमें शुद्धता नहीं है फिर। ठीक है, ऐसी भाषा में शुद्धता नहीं है। हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है अगर हम सुंदरता अपनी भाषा में चाहते हैं तो। ठीक है, आगे देखते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग में भावों को आसानी से समझा जा सकता है। बिल्कुल, क्या भाव है, क्या कहना क्या चाहता है जो वक्ता है, वो क्या कहना चाहते हैं, तो हमें भावों को समझने में आसानी मिल जाती है विराम चिन्ह के प्रयोग की वजह से। ठीक है, भाषा में स्पष्टता आती है, बिल्कुल आती है, बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वक्ता कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट होता है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल, अगर उचित जगह पर उचित विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आगे एग्जाम्पल देखो, बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है, ये देखिए यहाँ, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो देखिए आप कहाँ पर, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो रोको मत जाने दो, क्या कहा गया है? रोको मत जाने दो। देखिए वैसे तो शब्द इसमें चार ही है ना शब्द, तो आपको देखने को मिल ही रहा है कि किस तरह से भाव प्रकट हो गए हैं, किस तरह से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। एक में तो ये है कि रोको मत जाने दो, और दूसरे में क्या है? रोको मत जाने दो। हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कुछ जो विराम चिन्ह दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, देख लेते हैं। ये देखिए, क्रम संख्या 1, विराम चिन्हों का नाम। ये देखिए पूर्ण विराम, इसके बारे में तो सभी जानते होंगे। पूर्ण विराम, जब कोई बात हमारी पूरी हो जाती है तो हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है, अर्ध विराम क्या होगा? ये देखिए, अगर आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हाँ जी, अब शायद स्पष्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, ये है अर्ध विराम, ये वाला है अर्ध विराम। ये है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम, कोमा, जिसे हम कोमा बोलते हैं अंग्रेजी में, अल्प विराम। ये देखिए प्रश्न सूचक, ये वाला क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक, प्रश्न करते हैं तो इस तरह का हमें मार्क लगाना होता है ना, तभी तो पता लगता है प्रश्न किया गया है। अब ये विस्मय सूचक, तो इसके बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं पहले भी। विस्मय सूचक, ठीक है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, दुख शोक जो भी है। योजक, योजक, ये देखिए इस तरह से योजक, जैसे माइनस होता है ना, इस तरह से योजक का चिन्ह होगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये देखिए अब है निर्देशक चिन्ह, कौन सा है? निर्देशक चिन्ह, इस तरह से।
ये आपको पता लगेगा। वैसे तो योजक और निर्देशक आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन अभी आपको जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इनमें अंतर भी पता लग जाएगा। यहाँ देखिए, ये है उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण और युगल उद्धरण। ये तो एकल के लिए है और ये क्या है, युगल, डबल में आ गया ये। विवरण चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, और कोष्टक देखिए ये है, ठीक है। ये देखिए 11वां इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है, इंपॉर्टेंट। त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद के नाम से बड़ा आता है ये, या कहे त्रुटिपूर्वक चिन्ह और या कहे हंस पद, त्रुटिपूर्वक चिन्ह या कहे हंस पद। तो ये वाला जो है ना, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विवरण भी पूछा गया है कई बार, और हंस पद तो बहुत ही बार पूछा गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं एक एक के बारे में, जैसे कि है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जैसा अभी मैंने ऊपर बताया कि कहाँ पर किया जाएगा, वाक्य के पूरा होने पर किया जाएगा। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल, प्रश्न पूछेंगे तो हम कौन सा लगाएंगे, प्रश्न पूछेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, ठीक है। तो उनमें छोड़कर बाकी सभी के अंत में, वाक्यों के अंत में ये लगाया जाता है। इससे हमें पता लगता है कि वाक्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है। पूर्ण विराम, ये देख लेते हैं अब आगे। हाँ जी, ये देखिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। देखिए, सुबह का समय था, बात कंप्लीट, लगा दिया पूर्ण विराम। भारत मेरा देश है, बात कंप्लीट, लगा दिया पूर्ण विराम। अब समझ में आ चुका है ना। तो अगर आपको ये वाला, अगर आपको चिन्ह दे देंगे और पूछेंगे कौन सा है, तो पूर्ण विराम है ये, ठीक है। कौन सा है, पूर्ण विराम, ठीक है। ये देखिए अर्धविराम। अर्धविराम क्या है, ऐसा ऊपर छोटी सी बिंदी और ऐसा कॉमा करके है, ठीक है। जहां पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ कम समय रुकना हो। भाई इतनी देर नहीं रुकना कि पूर्ण विराम में तो काफी देर रुक गए हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, कम समय में रुकते हैं, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। तो क्या क्या हुआ, विपरीत अर्थ प्रकट करेंगे और कम समय के लिए होगा अर्ध विराम। पूर्ण विराम में तो हम ज्यादा समय लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो, भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए, ठीक है। भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर चले गए, सभी अपना घर बार छोड़कर चले गए। अर्धविराम समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग अर्धविराम से भी कम समय में, जितना समय अर्धविराम को दे रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा कम समय देंगे अर्धविराम को। सबसे ज्यादा तो हमने पूर्ण विराम को दिया, फिर देते हैं अर्धविराम को, फिर दे रहे हैं अल्प विराम को, ठीक है। तो यहाँ पर और भी ज्यादा कम समय लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्य को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, ठीक है। ये देखिए याद रखिएगा आप, कहाँ कहाँ बोला गया है, समान पदों को अलग करना है, उपवाक्यों को अलग करने के लिए, उद्धरण से पहले, उपाधियों से पहले, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है अल्प विराम। कौन सा होगा, अल्प विराम। आपको चिन्ह देकर ना नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे चिन्ह दे दिया आपको और पूछेंगे नाम बताइए इसका, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और या तो प्रैक्टिस से ही होगा। ये देखिए फोर्थ देख लो, प्रश्न सूचक चिन्ह, ये तो बहुत ही ईजी है, मैं तो कहती हूँ सभी को आता होगा ये तो। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय व व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में इसे कोष्ठक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, प्रश्न आ गया, प्रश्न पूछा गया। तुम कब आओगे, प्रश्न पूछा गया, प्रश्न सूचक चिन्ह भी आ गया है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह किसके बारे में है, विस्मय सूचक चिन्ह, ये देखिए खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। विस्मय आदि सूचक के बारे में तो भाई इतनी बार बात कर चुके हैं, इतनी बार बात कर चुके हैं। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं, मैं कहती हूँ रट गया होगा अब तो ये, ठीक है, काफ़ी बार बात कर चुके हैं। और नहीं रटा है तो प्लीज़ आप जाइए पुरानी वीडियो पर विजिट कीजिए, आपको क्या कुछ नया मिलेगा, मैं गारंटेड बोल रही हूँ, बहुत कुछ नया मिलने वाला है, ठीक है। इस बुक में जितना भी है ना, उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं बताती हूँ, सरल शब्दों में बताती हूँ, सरल भाषा में बताती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में मैं कहूँगी छप जाए, ज़रूरत ही ना पड़े कहीं और भटकने की। तो जुड़े रहिए मेरे से, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, वाह कितना सुंदर पक्षी है, तो यहाँ पर कौन सा है, खुशी वाला भाव है। अरे तुम आ गए, यहाँ क्या है, आश्चर्य। ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो ये क्या है, दुख, ठीक है। तो एक चिन्ह है और उसमें कितने सारे भाव बता दिए गए हैं। इसमें खुशी भी आएगी, हर्ष भी होगा, घृणा भी होगी, दुख भी होगा, करुणा भी, दया, शोक, विस्मय, ये सभी भाव इसमें प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह हालांकि देखने में थोड़े थोड़े एक ही लगेंगे, लेकिन आप देखना इसको क्या है इसमें। ये देखिए योजक चिन्ह, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे पीला सा, तो ये युग्म शब्दों के मध्य हो गया, दो शब्दों में संबंध को बताएगा और शब्दों के दोहराने की स्थिति को भी बताएगा। जैसे देखो दोहराने की स्थिति कौन सी हुई, खेलते खेलते, सुख दुख, तो संबंध आ गया है और इसमें आ गया है युग, युग में आ गया पीला सा यानी कि युग में आ गया, खेलते खेलते में क्या आया, दोहराने की स्थिति में आ गया है, और सुख दुख में क्या है, संबंध स्पष्ट करने की स्थिति में आ गया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो याद रखिए इस बात को बार बार। सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह आ गया है, संबंध बता रहे हैं, ठीक है। सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, ठीक है, दिन रात एक करना पड़ता है। योजक चिन्ह का प्रयोग हो गया, योजक चिन्ह का प्रयोग हमेशा दो शब्दों के मध्य आता है, दो शब्दों के मध्य आता है, इतनी बात याद रखना बस, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए निर्देशक चिन्ह, ये देखिए बिल्कुल योजक जैसा ही लग रहा है मगर काम बिल्कुल अलग कर रहा है। किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। या तो निर्देश दोगे, सूचना दोगे, उदाहरण होगा, तब हमें इसका यूज करना पड़ता है निर्देशक चिन्ह का। जैसे कि हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, अब वो कौन कौन से हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और हैं गांधी जी आदि। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए हमारे देश में अनेक देशभक्त हैं, तो इसमें क्या बताया गया है, किसी का उदाहरण देना है, किसी का नाम देना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करके और उनके नाम दे दिए हैं, ठीक है। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये निर्देश भी हो गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। योजक और निर्देशक आप कर पा रहे ना विभेद, प्रश्न आएंगे तो ज्यादा विभेद कर पाएंगे आप, ठीक है। उदाहरण चिन्ह देखो, ये देखिए उदाहरण चिन्ह, किसी के कहे कथन, ध्यान देना यहाँ पर, किसी के कहे कथन कहते हैं ना, कोटेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए कोई महान कोई लेखक है या कोई व्यक्ति है, उनके कहे कथन को या यूं कहें रचना का कोई अंश है, उसको हमें ज्यों का त्यों ही प्रस्तुत करना है, ठीक है। उसमें हमें कोई भी अपनी तरफ से कोई क्या कहते हैं, मिर्च मसाला कुछ नहीं लगाना है, जैसा उन्होंने कहा गया है वैसा ही उस कथन को लेकर आना है। तब हमें कथन के आदि में और कथन के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे हम कहेंगे उद्धरण चिन्ह। क्या कहेंगे, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, इकहरे, दोहरे। कौन कौन से हैं, इकहरे और दोहरे, ये तो दोहरे हो गया है। इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए कहा जाता है।
ठीक है। जैसे कहें अगर आप हिंदी के हैं तो आपको पता ही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला तो उनका उपनाम है, निराला क्या है, उनका उपनाम है। तो जब निराला लिखा जाता है ना तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा, इकहरे उद्धरण चिन्ह का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चल देते हैं। ये देखिए, जबकि किसी की कही बात को ज्यों का त्यों लिखना, किसी ने कोई बात कही तो उसमें हम उद्धरण चिन्ह को यूज करते हैं। अपनी तरफ से हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, उसमें जो उन्होंने कहा है वही यूज करना है, बस हमें उद्धरण, दोहरे उद्धरण चिन्ह के माध्यम से इस बात को कहना है। जब ये चिन्ह आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, वही बात है जो उस वक्ता ने या उस व्यक्ति ने कही है, ठीक है। अच्छा, जैसे गोदान, ये देखिए गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें क्या है, इकहरा उद्धरण चिन्ह है। और इसमें क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था, दिल्ली चलो, ये नारा था, तो ये क्या हुआ, दोहरे उद्धरण चिन्ह में आ गया है। इसमें कोई बात है ना, ज्यों का त्यों रख दिया, कोई कोटेशन आ गई, ज्यों का त्यों रख दिया, तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का यूज होगा। यहाँ देखिए विवरण चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। कब किया जाएगा, या तो कोई विवरण या कोई उदाहरण देते समय इसका प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम पर। किस किस पर, सत्य, अहिंसा और प्रेम पर। तो यहां पर क्या लगा, विवरण चिन्ह लग गया है, विवरण चिन्ह लग गया है, ठीक है। देखिए कोष्टक, देखो कोष्टक ये इस तरह के चिन्ह होते हैं। वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप से, पृथक मतलब क्या होता है, अलग, पृथक रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। अलग से हमें कोई रूप देना है तो हम किस में लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ चारों वेदों, अब 4 वेद को कैसे लिखा गया है, किस में लिखा, कोष्टक में लिखा, ठीक है, ठीक है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होते हैं ना, 4 वेद हैं, आप सभी जानते हैं। तो उन्हें हमने किस में लिखा, अलग कर दिया है, पृथक कर दिया है, स्पेशल बना दिया और कोष्टक में डाल दिया, ठीक है। चलिए ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, एक सेकेंड। ये देखिए त्रुटिपूरक या कहे हंसपद, हंसपद के नाम से बहुत बार आता है। देखो किस तरह से बना हुआ है, ठीक है, देख लिया। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, क्या होगा, हम कुछ लिख रहे हैं और लिखते लिखते कुछ स्किप हो गया, कुछ छूट गया, तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। अच्छा, कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, नीचे नहीं लिखा जाएगा, याद रखना इस बात को, कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। इस चिन्ह को हंसपद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, या कहे त्रुटि पूरक चिन्ह। श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई, अब देखो नीचे यहाँ पर बाजार छूट गया ना यहाँ पर, तो अब कैसे लिखा गया है, श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई, ऊपर लिखा है, और यहाँ पर ये जो हंसपद लगा दिया है, हंसपद चिन्ह लगा दिया है, तो इससे पता लग रहा है कि छूट गया था और ऊपर लिख दिया गया है, वाक्य को पूरा कर दिया गया है। फिर ये देखिए संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक, देखिए किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं। यह शून्य लाघव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। क्या नाम हो गया इसका, अन्य अर्थ, शून्य लाघव चिन्ह। जैसे देखो आप यहाँ पर BA, क्या है, BA, डॉक्टर, डॉक्टर के आगे भी लग गया, BA के आगे भी लग गया है, अनुष्क शर्मा, ठीक है। पंडित, ये देखिए आप इसको समझ देख रहे हैं ना, ये क्या है, पंडित राम स्वरूप शर्मा, तो शून्य लाघव चिन्ह कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, शून्य लाघव चिन्ह, ठीक है, ठीक है। ये तो आज विराम चिन्ह तो यहीं कंप्लीट हो गया है। कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं, और किस तरह से पूछे जाते हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए, तो अभी हम बात कर चुके हैं लंबी चौड़ी। ये देखिए निम्नलिखित विराम चिन्हों के सामने उचित चिन्ह लगाकर एक एक उदाहरण लिखो। जैसे लाघव वाला कौन सा, अच्छा लाघव के बारे में एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ठीक है, एक और चीज़ बता देती हूँ।
यहाँ देखिए लाघव की बात हमने कहाँ की थी, ये देखिए, एक सेकंड इसको ऊपर कर देती हूँ मैं, ये देखिए लाघव की बात यहाँ की थी। ये ना कुछ इस तरह से बिंदु तो लगा हुआ है ना, इस तरह से भी आ सकता है और मैं यूँ कहूँ इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। अक्सर इस तरह से देखा गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना उसमें इस तरह से देखा गया है। तो बिंदु के साथ साथ आपको इस तरह से सर्कल बना हुआ भी नजर आएगा, तो ये क्या होगा, लाघव चिन्ह होगा। क्या होगा, लाघव चिन्ह। पूर्ण विराम हम बात कर ही चुके हैं, अल्प विराम के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से कर चुके हैं। कोष्ठक बिल्कुल बात कर चुके हैं। प्रश्न ये देखिए बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखो, निम्न के चिन्ह लिखो, पूर्ण विराम ऊपर देख लिया, हंस पद भी देख लिया हमने। एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये है हंस पद, कुछ इस तरह से। ये जब छूट जाता है ना कुछ, तब यूज किया जाएगा, जैसे कि कुछ कहना था और वो छूट गया है, तब ये इस तरह से यूज किया जाएगा हंस पद, ठीक है। और संक्षेप सूचक की बात हमने कर ली थी, अल्प विराम भी हमने ऊपर पढ़ लिया, अर्धविराम भी पढ़ लिया, प्रश्नवाचक भी पढ़ लिया, ठीक है, प्रश्नवाचक भी पढ़ लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार देखिए, बार बार सुनिए। और आज हमारा विराम चिन्ह यहीं पर कंप्लीट होता है, विराम चिन्ह को मैं यहीं पर विराम लगा देती हूँ और पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम एक नए से टॉपिक के साथ में मिलेंगे, अध्याय 14 के साथ में। तब तक सभी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इसको बार बार सुनिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। और हाँ, फिर से मैं एक बात कह दूँ, अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।